नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जुड़ी दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने कह दिया है कि अगर लोगों की लापरवाही जारी रही तो बहुत जल्द तीसरी लहर, थर्ड वेव आ सकती है। आज दूसरी बड़ी खबर यह आई कि तीसरी लहर अगर आई भी तो बच्चों पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, शुक्र है। यानी बच्चों पर तीसरी लहर का ज्यादा खतरा नहीं होगा। इसके पीछे जिस स्टडी को आधार बेस बनाया गया है, आज हम अपनी कवर स्टोरी में सबसे पहले आपको वही दिखाने जा रहे हैं। आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे देखकर आपको ये अंदाजा होगा कि देश की कितनी फीसद आबादी खुद कोरोना कवच तैयार कर चुकी है। कोरोना से जुड़ी आज एक गुड न्यूज आई। कोरोना से जंग में हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो समझाते हैं। देश में एक ऐसी स्टडी की गई है जिसमें यह समझने की कोशिश की गई कि तीसरी लहर का खतरा कितना है। इस स्टडी में यह देखा गया कि कोरोना से अभी तक जितने लोग संक्रमित हुए उसमें वयस्क कितने हैं और बच्चे कितने। यह स्टडी एम्स और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर की है। इस स्टडी में जिन लोगों के सैंपल लेने थे उनकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन अभी तक जो सैंपल लिए गए उसमें 4 राज्य और 4,509 लोग शामिल हैं। इसमें 2,811 सीरो पॉजिटिव पाए गए, यानी आसान भाषा में समझिए तो 2,811 लोगों में संक्रमण हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्टडी में जिन लोगों को शामिल किया गया उनके मुताबिक अभी तक 62.3% लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। स्टडी में 4,509 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 62.3 लोग सीरो पॉजिटिव पाए गए थे, यानी इनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह की इनमें हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, यानी अगर तीसरी लहर आती है तो इन्हें उतना खतरा नहीं होगा। एम्स और WHO की इस स्टडी में बच्चों को लेकर क्या कहा गया, उसे बताने से पहले आपको समझा देते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी का सीधा मतलब हुआ इंसानों के एक बड़े समूह को किसी बीमारी के खिलाफ सुरक्षित करना। संक्रमण का शिकार होने के बाद लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनती है। जिन लोगों में एंटीबॉडीज बन जाती हैं वो इन्फेक्शन रोकने में दीवार की तरह काम करते हैं। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी 2 तरीकों से हासिल होती है। पहला तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन दी जाए। दूसरा तरीका है कि आबादी के बड़े हिस्से में संक्रमण के बाद उनका शरीर खुद एंटीबॉडी बन जाए। एम्स की इस स्टडी में जिस डॉक्टर ने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाई है, उनका नाम है डॉक्टर पुनीत मिश्रा। हमने खुद डॉक्टर पुनीत मिश्रा से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर स्टडी कैसे की गई है, और ये समझने की कोशिश की कि जो तीसरी लहर में बच्चों को लेकर जो खतरा बताया जा रहा है इस स्टडी में, उसका नतीजा क्या है। ये डाटा कम से कम एक छोटी कोशिश जरूर है इस चीज को बताने के लिए कि अगर अगली लहर आती भी है, जैसे कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कई सारे लोग, तो केवल बच्चों को अफेक्ट करेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मीडिया में इस चीज में डिबेट चल रहा है, बहुत सारे विशेषज्ञों में आपस में इस चीज में बातचीत चल रही है कि केवल बच्चों को अफेक्ट करेगी। तो ये डाटा इस चीज को बहुत क्लियर कहता है कि नहीं, बच्चों में नहीं, अगर कोई म्यूटेट करता है तो बच्चे और बड़े सभी में आएंगे। और जिस प्रकार का डाटा कुछ क्षेत्रों से आ रहा है, अगर इतनी हाई सीरो पॉजिटिविटी है तो उन क्षेत्रों में हम बिल्कुल दावे के साथ इस चीज को कह सकते हैं कि बहुत जल्दी कोई तीसरी लहर नहीं आ रही है, अनटिल अनलेस कि वायरस कोई ऐसा म्यूटेट कर जाए कि हमारी जो अभी की इम्यूनिटी है इसको एस्केप कर जाए। इस सीरो स्टडी में दिल्ली, भुवनेश्वर, गोरखपुर, पुडुचेरी और अगरतला से सैंपल लिए गए। दिल्ली के शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके दोनों जगहों से लोगों के सैंपल लिए गए। यह स्टडी मार्च में शुरू हुई थी और अभी इसके अंतरिम नतीजे सामने आए हैं। इसमें यह बात सामने आई है कि दक्षिणी दिल्ली के शहरी इलाके में रीसेटलमेंट कॉलोनी, जहां बहुत भीड़भाड़ वाली आबादी है, वहां दूसरी लहर से पहले भी 74.7% की सीरो प्रिवेलेंस थी, यानी दूसरी लहर से पहले भी यहां 74.7% लोग संक्रमित हो चुके थे। इसके अलावा
दूसरी लहर के दौरान फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में 59.3% सीरो प्रिवेलेंस है, यानी 59.3% लोगों में संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज बन चुकी है। ये इंटरिम रिजल्ट है, स्टडी भी ऑनगोइंग है, स्टडी जो है ये लंबी चलने वाली है। और जो अभी आपके सामने रिजल्ट्स हैं, ये करीब हमारे 4500 के सैंपल्स के ऊपर रिजल्ट दिए गए हैं, जिसमें दिल्ली के सैंपल्स हैं, अर्बन एरिया के सैंपल्स हैं, रूरल एरिया के सैंपल्स हैं, कुछ सैंपल गोरखपुर से हैं, रूरल एरिया के, कुछ भुवनेश्वर से सैंपल हैं रूरल एरिया के, इसके अलावा अगरतला के सैंपल्स हैं जहाँ पे रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इस प्रकार इतने सैंपल्स हमारे पास थे जिसकी अभी एनालिसिस हुई है, लेकिन अभी कुछ सैंपल्स इन जगह से भी आने बाकी है और पौंडीचेरी से भी। हम सब ने देखा है कि दूसरी लहर में कोरोना शहरों तक ही नहीं रहा, गांवों में भी खूब फैला, यानी गांव के लोगों में भी एंटीबॉडीज बनी होंगी। इस स्टडी में यही देखा गया। शहरी इलाके में 1001 लोगों पर स्टडी की गई, जिसमें 748 सीरो पॉजिटिव पाए गए, यानी ये अंदाजा लगाया गया कि 74.7 लोगों में एंटीबॉडीज बनी। ग्रामीण इलाकों में 3308 लोगों पर स्टडी हुई, जिनमें से 2063 सीरो पॉजिटिव पाए गए, यानी 58.8% लोगों के शरीर ने कोरोना का कवच तैयार किया। इस स्टडी के अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक वयस्क लोगों में और बच्चों में संक्रमण लगभग बराबर हुआ। 18 साल से कम उम्र के लोगों में 55.7% और 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र वालों में 63.5% को संक्रमण हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरे की जो बात कही जा रही है, उम्मीद है कि वैसा नहीं होगा, यानी हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हर जगह ये बात चल रही है कि तीसरी लहर आती है तो सिर्फ बच्चे अफेक्टेड होंगे या बच्चों में बहुत ज्यादा होगा। तो उस प्रकार का हमें जो हमारे पास डाटा उपलब्ध था उससे हमने इस चीज को स्पष्ट करने की कोशिश की है। और भारत में पहली बार 10 साल से नीचे के बच्चों का जो डाटा है वो केवल इस स्टडी के माध्यम से सीरो प्रिवेलेंस का डाटा उपलब्ध है। हमारे पास जो डाटा है वो 2 से 5 साल के बच्चे, 5 से 10 साल के बच्चे, उसके बाद 18 साल तक के जो लोग हैं और 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनका डाटा उपलब्ध है। इसमें हमने हर स्टडी में करीब 25 क्लस्टर्स को लिया था और उन क्लस्टर्स को रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद उन क्लस्टर्स में 10 घर को हमने रैंडमली लिया है और जो भी घर हैं वहां पर सारे के सारे लोगों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जनसंख्या का पूरा स्पेक्ट्रम है। और इसमें एक जो थोड़ी सी चीज आई है, कुछ जगह लोगों ने अपना तो ब्लड दिया है लेकिन बच्चों के लिए रिफ्यूज किया है। तो जो भी हमारे पास सैंपल था, हमने जब उसका अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि करीब करीब बच्चों में और जो बड़े लोग हैं उनमें अच्छी खासी सीरो पॉजिटिविटी है। बच्चों में कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है सीरो पॉजिटिविटी, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। यहाँ हमें ये जरूर समझना चाहिए कि स्टडी के जो नतीजे निकाले जा रहे हैं उसका आधार कुछ लोगों के लिए गए सैंपल के आधार पर है। इसको लेकर हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि वायरस म्यूटेट हो रहा है और रूप बदलकर ये और ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है। अगरतला से जो बात सामने आई उसमें यह देखा गया कि ट्राइबल इलाके के लोगों में भी हर्ड इम्यूनिटी बनी होगी, क्योंकि यहाँ सीरो प्रिवेलेंस करीब 52% था, यानी 52% लोग संक्रमित हुए होंगे। यह आंकड़ा कम था क्योंकि इनमें से कुछ आदिवासी आबादी भी शामिल थी, जिनमें आमतौर पर कम गतिशीलता होती है। हमने कुछ पॉपुलेशन ली है, ये ग्रामीण इलाके की है और साथ में कुछ ट्राइबल इलाकों की पॉपुलेशन है। तो जो ट्राइबल इलाके हैं, ऐसा हमने पेपर में भी बताया है, वहां पर मोबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। और दूसरी चीज, अगर आप क्योंकि आप लोग इस चीज को कवर कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि भारत में जो पैंडेमिक है एक जैसी सारे राज्यों में नहीं रही है, कहीं बहुत ज्यादा हुई है, कहीं कम हुई है और डिफरेंट स्टेजेस में रही है। जैसे महाराष्ट्र में एकदम पहले शुरुआत हुई थी, उसके बाद और जगह गई है। तो हो सकता है कि अभी वो उस स्टेज में हो जहाँ पे पैंडेमिक जो ये वाली वेव है और पूरी तरीके से नहीं पहुंची हो। और साथ में मोबिलिटी का भी इशू है, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मोबिलाइज नहीं करती है, जिसकी वजह से हो सकता है वहां पर थोड़ी सी परसेंटेज कम आई हो। यूपी के गोरखपुर को भी इसमें शामिल किया गया था। वहां क्या नतीजे सामने आए वो भी सुनिए।
दिल्ली हो या दिल्ली से बहुत दूर के क्षेत्र हो, भुवनेश्वर हो या गोरखपुर हो, तो वहां पर यही देखा गया है कि अच्छी खासी संख्या में लोग सीरो पॉजिटिव हैं। और गोरखपुर के आंकड़े तो आपको हमें देखने के बाद हम खुद इस चीज में बड़े सरप्राइज हैं कि 80 से 90% लोग अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पॉजिटिव हो चुके हैं, तो जब तक कोई बहुत बड़ा म्यूटेशन नहीं होता है तब तक कोई बहुत बड़ी लहर तीसरी आने की जल्दी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इतनी हाई पॉजिटिविटी हो चुकी है वहां आने की कोई भी आशंका नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बात साफ हो जाती है कि कोरोना की वैक्सीन भले ही अभी तक देश की एक सीमित आबादी को मिली है, लेकिन स्टडी बताती है कि एक बहुत बड़ी आबादी संक्रमण का शिकार हो चुकी है, अराउंड 60%, और माना यह जा सकता है कि तीसरी लहर में ऐसे लोगों पर खतरा कम रहेगा। एम्स और WHO की स्टडी आपने देखी, जिसमें इस बात की उम्मीद जताई गई है कि तीसरी लहर बच्चों से ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र का रुख कीजिए, वहां कोविड टास्क फोर्स ने तीसरी लहर के बहुत जल्द दस्तक देने की आशंका जता दी है। थर्ड वेव की एक बहुत बड़ी वजह डेल्टा वायरस भी हो सकता है, जो इंग्लैंड में जमकर तबाही इस वक्त मचा रहा है। चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर पहले ही ये कहा जा चुका है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तस्वीरें देखिए, देश में दूसरी लहर के कहर के बावजूद लोग कितने लापरवाह हैं, ये तस्वीरें उसी की गवाही देती हैं। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर लोकल ट्रेन के मुसाफिरों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। लोगों के चेहरे पर मास्क तो हैं, लेकिन इतनी भीड़ है कि पूछिए मत। दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में भी ऐसी ही बेहिसाब भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने मास्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन मुंह पर नहीं, किसी ने ठोड़ी पर तो किसी ने गले पर मास्क लटकाया हुआ है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में मौजूद हैं। देखिए, जैसे ये महिला जो हमारे सामने चलती हुई आ रही हैं, इन्होंने मास्क नीचे किया हुआ है। इनसे हम एक बारी पूछ लेते हैं, मैम मास्क क्यों नीचे किया हुआ है आपने? मास्क क्यों नीचे किया हुआ? अभी वो कपड़े देख रहे थे जब करा है, वैसे नहीं करा। मैम मामले इतने बड़े हुए हैं, मास्क तो पहने रखना चाहिए ना। तो लेकर जब भी तो पहन रखा है, इसीलिए तो लेकर रखा है। मास्क किधर है? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए मतलब? सांस नहीं आ रही थी उसमें, मास्क में तो 2 मिनट ऐसे ही उतारा था। ऐसी ही लापरवाही कहीं ना कहीं बरतते हैं, कई बहाने भी देते हैं। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से एक बार फिर लापरवाही की वैसी ही तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जैसे पहले भी आ चुकी। यहाँ कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखता। पूछने पर कोई कहता है कहाँ है कोरोना, तो कोई मुस्कुराकर बहाने बना देता है। कोरोना वायरस से संबंधित जरूरी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी पड़ताल करने एबीपी न्यूज़ की टीम सबसे बड़ी मंडी यानी कि आज़ादपुर मंडी पहुंच गई है। यहाँ पर कई सारे हमें लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हैं, या फिर जो उनका मास्क है सही तरीके से नहीं पहने हैं। कब मास्क हमारा तो ये एकदम से आपने लगा लिया, पहले से क्यों नहीं लगाया? बात ऐसा ना कि मास्क गिर गया माल लाने में। अम्मा मास्क कहाँ है? मास्क माल बेचते हैं तो बोलना पड़ता है, ऐसे हटा लेते हैं, हाँ फिर पहन लेते हैं। आपके लिए बोला जा रहा है ना कि मास्क पहने, पहले से क्यों नहीं पहनते हैं आप? थूकने लग गया था मैं पान खा रहा था इसलिए। क्या आपको लगता है कि इन्हें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जरा सी भी चिंता है, जबकि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के बाद ये बात खुलकर कही जाने लगी है कि तीसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है। ये वाला जो वायरस है ये ज़्यादा चालाक वायरस हो गया है 2020 के मुकाबले में, तो उससे भी ज़्यादा चौकसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, प्रिवेंशन, ये सब हमें करना पड़ेगा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही हुई उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट को उससे भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से डरना इसलिए जरूरी हो चुका है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी आशंका जताई है कि अगर महाराष्ट्र में तीसरी लहर आती है तो उसके पीछे डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है। महाराष्ट्र में तैनात की गई कोविड टास्क फोर्स ने ये आशंका जताई है। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने कहा है
कि लापरवाही की गई तो महाराष्ट्र में 1 या 2 महीने में तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट दोगुनी स्पीड से फैल सकता है। अभी जो वेरिएंट या म्यूटेंट देखा जा रहा है उसमें पाया गया है कि इन्फेक्शन की क्षमता ज़्यादा है। एक बंदे से दूसरे बंदे में वो स्प्रेड होने की क्षमता, जिसको ट्रांसमिसिबिलिटी है, इसको ज़्यादा हम देखते हैं। और कुछ ये भी पाया गया है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन की वजह से जो लक्षण है वो ज़्यादा तीव्र या ज़्यादा तेज़ नज़र आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से ही डेल्टा प्लस वेरिएंट निकला है। आप समझ लीजिए, ये वेरिएंट संक्रमित लोगों के लिए और खतरनाक माना जा रहा है। इस वेरिएंट से दोबारा संक्रमण से ज़्यादा चांस बन सकते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के प्रभाव को कम कर सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा को अब तक कोरोना के खिलाफ कारगर मेडिकेशन माना जाता है। वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने इंग्लैंड में बहुत तबाही मचाई हुई है। इंग्लैंड में 90% कोरोना केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही इस वक्त मिल रहे हैं और इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं, हमारी जो प्राथमिकता है वो थर्ड वेव से पहले आप लोगों को सावधान करने की है। ये तो कोरोना की बात थी, अब ज़रा उस वायरस की बात करें जो जब जब चुनाव आते हैं मुंह फाड़ कर निकल आता है। ये मजहबी वायरस है। समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में इसी वायरस पर घमासान छिड़ा हुआ है। लोनी कांड, जिसमें हर रोज साजिश की नई नई परत खुल रही है, अब इसकी खबर है। ये साफ हो चुका है कि लोनी कांड के मुख्य पीड़ित यानी अब्दुल समद ने अपनी एफआईआर से लेकर अपने बयानों तक में बहुत सारी बातें झूठ कही है। इसीलिए अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि गाजियाबाद के लोनी का माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर कौन कौन रच रहा था। 16 जून की रात को करीब 10 बजे लोनी कांड के पीड़ित अब्दुल समद एबीपी न्यूज के कैमरे पर आए, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनसे हमारे संवाददाता कोई सवाल नहीं कर पाए। अब्दुल समद का इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ हमारे कैमरामैन को ही भेजा गया। इसीलिए अब्दुल समद से कैमरे के सामने उनके बेटे तैयब ने ही सवाल पूछे। आपके साथ कमरे में क्या हुआ? मुझे बंद कर दिया और बंद करके 2 जनों ने हाथ पकड़ लिए और कमर पे डंडे और वो बेल्ट बजाई और तमंचा मेरे सिर पर रख दिया और मेरी दाढ़ी काटी। कल तक अब्दुल समद का जो वीडियो वायरल है उसमें उनके साथ मारपीट के अलावा उन पर तमंचा भी ताना जा रहा है। लेकिन अब अब्दुल समद का आरोप है कि उन पर 2 बार तमंचे से गोली भी चलाई गई जो मिस हो गई। आपसे जय श्री राम के नारे बुलवाए? हाँ। वंदे मातरम बुलवाया? हाँ। और तमंचा चला? तमंचा 2 दफा चलाया, मिस हो गया, तीसरा के नहीं चला। कल तक अब्दुल समद को उनके परिवार वाले मीडिया के कैमरों के सामने पेश कर रहे थे, लेकिन आज अब्दुल समद अचानक गायब हो गए। परिवार आज पूरी तरह से डिनाइल मोड में रहा। वसीम, आपके पिताजी कल रात तक थे, अब कहाँ चले गए हैं? क्या पुलिस लेकर गई है पूछताछ के लिए? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। किनके साथ गए थे? हाँ। किनके साथ गए थे? कौन लोग थे? क्या परिवार के लोग? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। किनके साथ गए थे, परिवार के थे या बाहर के थे या भीतर के थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है पूरी तरह। अब्दुल समद के बेटे वसीम हमारे संवाददाता वरुण जैन से बात कर ही रहे थे, तभी घर के अंदर से एक महिला आई और गुस्सा होने लगी। महिला ने वसीम को भी अंदर बुला लिया। अब इससे तुम बात करवा रहे हो, मुझसे करो बात। हाँ तो आओ अम्मा जी, आप बता दीजिए। मैंने आपसे कह दिया हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल होकर नहीं है। इसे ले जाइए आप, बिल्कुल होकर। अब्दुल समद के परिवार का व्यवहार आज बिल्कुल संदिग्ध लग रहा था। उनके बेटे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो जब हमसे बात कर रहे थे तो उनके घर वालों ने अब्दुल समद के बेटे वसीम को कुछ भी बोलने से रोक दिया और घर के अंदर ले गए। पर सवाल ये कि रातों रात अब्दुल समद कहां गायब हो गए? सवाल ये भी है कि अब्दुल समद को ऐसे गायब होने की नौबत क्यों आई? कल तक जो पीड़ित था वो आज छिप क्यों रहा है? इन सवालों का जवाब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब्दुल समद की पूरी कहानी में झोल ही झोल है। अब्दुल समद के वीडियो बयानों से लेकर एफआईआर तक बहुत विरोधाभास है। अब्दुल समद के मुताबिक
5 जून को उन्हें ऑटो में किडनैप किया गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद एक परिचित की स्कूटी में आरोपी प्रवेश गुर्जर के घर गए थे। अब्दुल समद के मुताबिक उनसे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद तावीज बनाने को लेकर हुआ था। अब्दुल समद के परिवार के मुताबिक वो तावीज नहीं बनाते हैं। ऐसे गवाह सामने आए जिनके लिए अब्दुल समद ने तावीज बनाए थे। अब्दुल समद के परिवार के मुताबिक आरोपियों को पहले से नहीं जानते थे। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद पहले से आरोपियों को जानते थे। के इलाकाई लोगों से पूछताछ में और जो हमारे पास अदर साइंटिफिक एविडेंस है उससे भी यही बात पूरी निकल के आई है कि जिनके साथ मारपीट हुई ये दूसरी पार्टी से पहले से परिचित थे और आना जाना भी एक दूसरे के यहाँ था और वेल कनेक्टेड थे और जानते भी थे कि मारपीट करने वाले लोग कौन हैं, क्यों हुई। तो तावीज़ वाली बात ही निकल के आई है। इस पूरी घटना में 2 किरदार बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कैरेक्टर है इंतजार का, जो आरोपी प्रवेश का दोस्त था और अब्दुल समद को जानता था। टोटके करवाने के लिए प्रवेश को अब्दुल समद से इंतजार नहीं मिलवाया था। और दूसरा कैरेक्टर है सद्दाम, जो इंतजार की पत्नी का भाई है। अब्दुल समद से दोनों ने ही टोटके करवाए थे। 5 जून को घटना वाले दिन सद्दाम ही अब्दुल समद को प्रवेश के घर अपनी स्कूटी में लेकर गया था। क्या बोला था आपने? मैं इन्हें परवेश के पास ले जाऊँ। क्या परवेश ने आपको इसके लिए फोन करा था कि मेरे पास भेजो? हाँ, मेरे पास बोला था उसने। अच्छा, ये क्या बाबा तंत्र मंत्र करते थे शुरुआत से? हाँ जी, करते थे। ये बुजुर्ग जो है। घटना वाले दिन इंतजार ने सूफी जी यानी कि अब्दुल समद को प्रवेश गुर्जर के घर ले जाने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी के भाई सद्दाम को दी, जो खुद अपनी पत्नी और बच्चे के लिए अब्दुल समद से कुछ तंत्र मंत्र करवा रहा था। सद्दाम ने भी अब्दुल समद के तंत्र मंत्र करने की पुष्टि की है। 24 घंटे करवाए थे इनको इंतजार, तेरा नाम मेरा सूफी इनको इंतजार ने करवाए थे 24 घंटे तेरे ऊपर मेरे घर पे। इनमें आपस में झगड़ा बन गया। वहाँ पर किस में झगड़ा हुआ आपस में? परवेश में, इंतजार भाई में, आदिल वादिल में, इनमें सब में सर। तो सर फिर उसके बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई। आदिल मौजूद था, अनस, आवेश, क्या नाम है उसका सर, उसका बाबू बिहारी, आवेज, सावाज जी सर, इंतजार जी। तो सर दाढ़ी काट दी थी इनकी कल्लू ने। ये हमारे घर पर आते थे सूफी जी। ये बोले, परवेश बोला मेरे घर पे ऐसे परेशानी, इंतजार मेरा ऐसे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा करवा दे किसी से। वो बोले हमारे घर पे सूफी जी आते हैं, हमारे अच्छे सूफी जी हैं, वो कर देंगे। उनको ये लगा कि जो तांत्रिक इन्होंने बाबा ने दिया था वो उसमें कुछ गड़बड़ थी। जी हाँ सर जी, उन्होंने सोची कि सूफी ने कुछ कर दिया। अब्दुल समद के तंत्र मंत्र करने की पुष्टि ये वीडियो भी करता है। ये वीडियो मारपीट से पहले का है। जब प्रवेश के घर पर अब्दुल समद के थैले को टटोला गया तो उसके अंदर से जादू टोने और तावीज बनाने का सामान निकला। यानी ये गवाहियां और सबूत इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब्दुल समद तावीज बनाने और जादू टोने का काम करते थे और अब तक झूठ बोल रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब्दुल समद ने ये कहानी किसके कहने पर गढ़ी? आखिरकार कौन है वो स्क्रिप्ट राइटर जिसके कहने पर अब्दुल समद की कहानी में जय श्री राम, वंदे मातरम और पाकिस्तान का जासूस जैसे शब्द आ गए? लोनी के स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता इदरीस उर्फ उमेद पहलवान, जो फरार है और जिसकी पुलिस को बड़ी शिद्दत से तलाश है। ये कल रात 9 बजे की तस्वीरें हैं। उमेद पहलवान अब्दुल समद के घर बुलंदशहर में मौजूद है और फेसबुक लाइव कर रहा है। असल में तब तक उमेद पहलवान के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और इसकी जानकारी उसे लग चुकी थी, इसलिए वो फेसबुक लाइव करके गिरफ्तारी टालने का माहौल बना रहा है। अगर मेरा नंबर पूरे दिन बंद रहे तो समझ लेना कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया है, मुझे बंद कर दिया है। मेरी खबर लेते रहना। मैं फिर एक बार आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। इससे पहले उमेद पहलवान ने हमसे भी बात की और ये आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन और मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ये चचा है और 40 साल की इनकी दाढ़ी है। अब से पहले न चचाए हैं मीडिया में न मैं हूँ। मुझे धमकी मिली थी कि जिस दिन चचा मीडिया के सामने आ गए उस दिन तुम समझ लेना। मैं आज कह देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझ पे मुकदमा लिखा जाएगा। मुझे प्रशासन ने भी धमकी दी, खुद परवेज गुर्जर के गुंडों ने दी और मेरा मोबाइल चेक किया जाए, गुर्जर का नंबर चेक किया जाए कि खुद परवेज गुर्जर ने मुझे धमकी दी कि आप फेसबुक लाइव हटा लीजिए,
वरना आज तक आपकी लोनी में किसी गुजर से दुश्मनी नहीं हुई है, ये दुश्मनी भारी पड़ जाएगी। उधर उमेद पहलवान के बहाने समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी बता रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी जिसे कहते हैं, सपा उसको कहने की जगह सांप्रदायिक पार्टी कह सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी ही है और उसके अगुआ श्री अखिलेश यादव जी हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? लेकिन सवाल यह है कि उमेद पहलवान का समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ता है, क्योंकि उमेद पहलवान का कहना है कि समाजवादी पार्टी का उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। आरोप लगाया जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के हैं और आप ही इस पूरे मामले को तूल दिलवा रहे हैं। उसे समाजवादी का नेता कह कहकर पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसमें पार्टी कहां से आती है? मैं जब फेसबुक लाइव आया कि मैंने समाजवादी का नाम लिया? क्या मैंने लिया? सबने मेरी फेसबुक देखी, मैंने नाम लिया? किसी सरकार की बुराई की? किसी को गलत बोला? अब इसमें समाजवादी कहां से आती है? यह बीजेपी का स्टैंड है। आज बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में है। मैं कह देना चाहता हूं कि बेशक हमारी दाढ़ी आप काट देना, अगर हमने मुसलमान के घर में जन्म लिया है तो मुसलमान होकर ही मरेंगे। दाढ़ी काटने से हम कोई और जगह में नहीं चलेंगे। उधर गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि उमेद पहलवान को खोजने के लिए उन्होंने टीम्स बना दी हैं। पर्याप्त टीमें इसमें लगी हैं, जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज की गई है। शुरू से ही जान रहे हैं कि मारपीट किसने करी, तब भी जो है एफआईआर में जो है नाम किसी का नहीं लिखा। ये स्थानीय नेता हैं, इनकी भी भूमिका होना प्रकाश में आया, सब लोगों ने बताया, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं बुजुर्गवार, उस एरिया में किसी परिचित के माध्यम से इनसे कनेक्ट कराया गया और उसके बाद ये सब घटनाक्रम धीरे धीरे करके स्टार्ट किया गया। कोई भी सांप्रदायिक एंगल इसके पीछे या अननोन लोगों द्वारा किया, यानी उमेद पहलवान की गिरफ्तारी होनी तय है और साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस घटना में सांप्रदायिक माहौल बनाया। देखिए, उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही तबाही और बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां बाढ़ का मतलब ही तबाही हो चुका है, जिनमें बिहार सबसे ऊपर है। सवाल यह है कि बिहार बार बार बाढ़ का शिकार क्यों होता है? क्या इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है या कुदरत के कहर के आगे सब बेबस है? क्योंकि बिहार को बाढ़ में डूबता हुआ हर साल हम देखते हैं और बाढ़ में डुबाता है नेपाल। नेपाल में इस वक्त जल प्रलय से कोहराम मचा हुआ है। समस्या तो बहुत समस्या यहाँ गंभीर है। गंडक नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं। पूरा पानी हम लोग के दुकान में जा रहा है। कितनी की क्षति हो रही है ये हम लोग जानते हैं, व्यापारी ही महसूस कर सकता है। मॉनसून क्या आया, जान पर मुसीबत बनाई। अभी मॉनसून की बारिश ने सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है, लेकिन पूरी पिक्चर क्लियर होने लगी। बिहार डरा हुआ है और नेपाल का हाल डरा रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जो जल के जुल्म से कराह रहा है। पानी के प्रहार से नेपाल इस वक्त पस्त हो चुका है।
आफत बनकर आई लहरें घर और गृहस्थी दोनों बहा ले गई। मौत का शोर मचाती इन लहरों के आगे जो कुछ था सब नेस्तनाबूद हो गया। कुदरत की मार ऐसी कि आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं बचा है। नेपाल में यह कहर बरपा है सिंधुपाल चौक इलाके में, जो काठमांडू से कुछ ही दूरी पर है। ये तबाही हुई है मेलमची, इंद्रावती और हेलंबू नदी की लहरों से। पिछले 50 घंटों से हो रही बारिश की वजह से ये नदियां उफान पर आ गई। पानी के वार से कच्चे और कमजोर मकान पत्तों की तरह ढह गए। बचे हुए पक्के मकानों पर भी पानी ने कब्जा कर लिया। हालत यह हो गई कि लोगों को घर की पहली और दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी। पानी ने सिंधुपाल चौक में भारी तबाही मचाई है। अब यह सवाल है कि क्या सिर्फ बारिश के पानी से नदी में ऐसा उफान आया? दरअसल सिंधुपाल चौक में पिछले 12 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे इंद्रावती, मेलमची और हेलंबू नदियों में उफान आ गया। भारी बारिश की वजह से इंद्रावती के मुहाने पर एक ग्लेशियर टूटकर गिरा, जिससे नदी का रास्ता बंद हो गया। बहाव रुकने से नदी अचानक फट गई और पानी मेलमची में आ गया। पानी अचानक बढ़ने से मेलमची नदी ने सिंधुपाल चौक पर तबाही मचा दी। मेलमची में अचानक पानी आने से पूरा सिंधुपाल चौक लहरों से घिर गया। पानी के साथ हजारों टन मलबा भी बहता चला गया। साथ ही बहते गए घर, मकान और दुकान। ये तबाही कैसी थी, इसका अंदाजा उन इलाकों को देखकर लगाया जा सकता है जहां से लहरें गुजर चुकी हैं, लेकिन तबाही के निशान बाकी हैं। पानी में बहकर आई गाड़ियां अब रास्तों पर देखी जा सकती हैं। सड़क पर इतना मलबा जमा हो चुका है कि हर जगह दलदल बन गया है। लोग इस मलबे में अब अपनी गृहस्थी तलाश रहे हैं। इस सैलाब में 7 लोगों की जान जा चुकी है। 20 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। सैकड़ों लोग अब भी फंसे हुए हैं, जबकि 200 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं। नेपाल में आई इस तबाही का शिकार हुए लोगों को बचाने के लिए सेना को लगाया गया है, जो हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हेलीकॉप्टर से ही राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और फंसे हुए लोगों को निकाला भी जा रहा है। यहाँ पे बोलेरो एक ढह गया है और उसमें कुछ युवक थे जिनको निकाल लिया गया है। नेपाल की तबाही बिहार और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में हर साल नेपाल से आने वाली पानी से भारी तबाही होती है। बिहार में तो बारिश ने कोहराम शुरू भी कर दिया। ये तस्वीरें बिहार के बाघा की हैं, जहां पानी अब घरों पर कब्जा कर रहा है। नदी में इतना उफान आ चुका है कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर नदी बह रही है। और घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है। वैसे ये मंजर यहाँ के लोग पहली बार नहीं देख रहे, बल्कि हर साल बारिश में यही हाल होता है। सिर्फ बाघा ही नहीं, बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ से ऐसा ही जूझता है। ये गोपालगंज की तस्वीरें हैं। नदी में उफान को देखते हुए यहाँ यातायात रोकना पड़ गया है। पानी को बढ़ता देख इस बार ड्रोन को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है।
प्रशासन माइक से लोगों को सावधान कर रहा है। अभी 3,72,000 क्यूसेक पानी वाल्मीकि बराज से छोड़ा जा चुका है। उम्मीद है 4 लाख क्यूसेक पानी आएगा। निश्चित तरीके से पिछले साल जो 3,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसी के चलते 10 जगह तटबंध बांध टूट गया था। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं। भारी बारिश की वजह से कैमूर में और भी कोहराम मचा है। सड़कों पर घुटने तक पानी है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे साइकिल और बाइक सवार लोगों की जान पर बनाई है। पानी सिर्फ सड़क पर ही नहीं भरा है, बल्कि लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है। 15 साल नीतीश कुमार की हुकूमत में कभी आज तक सफाई तक नहीं हुआ। इस वजह से ये पानी देख लीजिए आप पूरा भरा हुआ है और ये बारिश की पहली बारिश का पानी है। ये नहीं है कि अभी बरसात का पूरा बाकी है और पूरा पानी हम लोग के दुकान में जा रहा है। अरे रात वाला बारिश में हमेशा पानी घुस जाता है। जब भी बारिश स्टार्ट होता है हम लोगों के दुकान में पानी घुस जाता है। कौन पानी आता है आपका? मतलब बारिश का पानी आता है? नाली का पानी आता है। रात से ही स्थिति है, कल से ही मतलब पानी लगातार होने के कारण सारा जल जमा हो गया है। पूरा नाली जाम है, जो नया नाली बना है वो जाम हो गया है। कैमूर में पानी का तांडव देखना हो तो यहाँ के अस्पताल का मंजर देखिए, जहाँ पानी की वजह से मरीजों की जान पर बनाई है। अस्पताल में इतना पानी भर गया कि ऑपरेशन थिएटर तक में पानी ही पानी नजर आ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन इस पानी की वजह से मरीज और उनके परिजन दोनों ही लाचार हो गए। इस समय आपके अस्पताल की क्या स्थिति है? देख तो रहे हैं कि क्या स्थिति है, नदी बह रहा है और क्या है, यही स्थिति है। हॉस्पिटल का तो बाहर में क्या बात है। इतना पानी में सफर करके आप आ रही हैं, क्या डर नहीं लग रहा है आपको? इस पर डर लगेगा, अभी तो क्या करें, करना तो है ना। अच्छा बताइए, मरीज लेके यहाँ आई हैं कि डिलीवरी? हाँ डिलीवरी। हाँ कहाँ से आई हैं? रात भर इसी तरह पानी में रही हैं, कैसे रही? एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसकी शोहरत ऐसी कि उसकी जिंदगी पर बहुत सारी फिल्में तक बनी, लेकिन आज इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खुद कानून से एनकाउंटर हुआ है। मुंबई पुलिस के पूर्व अफसर प्रदीप शर्मा की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें आज एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप शर्मा ने ऐसा किया क्या है प्रदीप का एंटीलिया कांड से कनेक्शन, और क्यों प्रदीप की गिरफ्तारी शिवसेना के लिए सिरदर्द बन गई है, ये सब मास्टर स्ट्रोक की अब अगली रिपोर्ट से जानेंगे आप। जिस नाम से अंडरवर्ल्ड घबराता था, जिस चेहरे को देखकर बदमाशों के पसीने छूट जाते थे, आज वही शख्स सलाखों के पीछे पहुंच गया है। मुंबई में आज एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो कि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा नाम माना जाता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदीप शर्मा की, जिन्हें की एनआईए ने आज एंटीलिया कांड में गिरफ्तार कर लिया। वही एंटीलिया कांड जिसमें कि एक विस्फोटक से भरी गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के पास से बरामद हुई थी और उस गाड़ी के मालिक मनसुख हिरन की लाश कुछ दिनों बाद पुलिस ने बरामद की। ये वही एंटीलिया कांड है जिसमें कि मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था और जिसने महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। एंटीलिया कांड में आज एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एनकाउंटर हुआ है। कभी मुंबई पुलिस के सेलिब्रिटी अफसर रहे प्रदीप शर्मा को आज एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह एनआईए ने प्रदीप शर्मा के घर और एनजीओ पर छापा मारा। इसके बाद प्रदीप शर्मा और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदीप के साथ शिकंजे में लिए गए दोनों लोगों के नाम सतीश और मनीष हैं। इस तरह अब तक एंटीलिया कांड में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए ने प्रदीप शर्मा के एनजीओ पीस फाउंडेशन पर 12 घंटे से ज्यादा तलाशी ली और उन्हें 28 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया। और एनआईए की टीम जांच करने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं परिसर में मौजूद है जो इस जांच के आयो हैं, इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं विक्रम
खताले वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्थानीय पुलिस के अलावा केंद्रीय पुलिस फोर्स भी देख सकते हैं, और ये NIA के वो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। और यहाँ पर जांच के बाद अब देखिए ये तमाम जो टीम है वो यहाँ पर यहाँ से निकल रही है। अपने साथ में उन्होंने कुछ दस्तावेज भी लिए हुए हैं, और देख सकते हैं आप तमाम पुलिस फोर्स जो है वो अब यहाँ से निकल रही है। सूत्रों के मुताबिक NIA के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ कई सबूत हैं। माना जा रहा है कि NIA प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी कर सकती है। दरअसल NIA ने एंटीलिया कांड में संतोष शेलार नाम के एक शख्स से पूछताछ की है। संतोष शेलार ने ही इस मामले में सबसे पहले प्रदीप शर्मा का नाम लिया। प्रदीप शर्मा के मनसुख हत्याकांड में शामिल होने का शक है। NIA को मिली जानकारी के मुताबिक मनसुख की हत्या से पहले प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की मुलाकात हुई थी। इसलिए NIA को शक है कि प्रदीप मनसुख के कत्ल की साजिश में भी शामिल थे और उन्होंने सबूत मिटाने में भी अहम भूमिका निभाई। एंटीलिया और मनसुख हत्याकांड में गिरफ्तार सचिन वाजे प्रदीप शर्मा को अपना गुरु मानता है। दोनों के रिश्ते काफी पुराने हैं, इसलिए इस जांच के शुरू होते ही शक की सुई प्रदीप शर्मा तक पहुंच गई। प्रदीप शर्मा के एक खास साथी हुआ करते थे दया नायक। एक वक्त था जब मुंबई में प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी की तूती बोलती थी, और ये जोड़ी दहशत का पर्याय बन चुकी थी। इन दोनों ही लोगों ने मिलकर कई सारे कथित गैंगस्टर्स का एनकाउंटर किया था। लेकिन इसके बाद पिक्चर में आ गए सचिन वाजे। सचिन वाजे भी जब प्रदीप शर्मा क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख हुआ करते थे और दया नायक जब उनके मातहत काम करते थे, तो इसी बीच में सचिन वाजे की भी वहां पर पोस्टिंग हो गई, और फिर प्रदीप शर्मा और दया नायक के बीच इसके बाद मनमुटाव होने लगा, और आखिरकार दया नायक को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाना पड़ा, और दया नायक की जगह ले ली सचिन वाजे ने। सचिन वाजे उनके खास बन गए, और अब इस मामले में मनसुख हिरेन के मामले में दोनों ही लोग, प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे, दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। एंटीलिया कांड की जांच पिछले 5 महीनों से जारी है, लेकिन अब तक न तो विस्फोटक मामले से पूरी तरह पर्दा उठा है और न ही मनसुख हत्याकांड की गुत्थी सुलझी है, जबकि इस केस में कई बड़े उतार चढ़ाव हो चुके हैं। 24 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिला। 27 फरवरी को मनसुख हिरेन ने गाड़ी पर अपना दावा किया। 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव संदिग्ध हालत में मिला। 14 मार्च को सचिन वाजे को NIA ने गिरफ्तार किया। 17 मार्च को मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह हटाए गए और 17 जून को प्रदीप शर्मा गिरफ्तार किए गए। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि प्रदीप 2 साल पहले ही पुलिस विभाग से रिटायर होकर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इसलिए अब बीजेपी ने शिवसेना पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रदीप शर्मा जो शिवसेना के उपनेता उम्मीदवार है, उसके घर पर NIA की टीम पहुंची है। इसके पहले शिवसेना के प्रवक्ता सचिन वाजे गिरफ्तार किए गए थे। ये तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की माफिया सेना की कमाल है। माना जाता है कि प्रदीप शर्मा ने अपने करियर में 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए। फर्जी एनकाउंटर के मामले में उन पर आरोप भी लगे, लेकिन अदालत से बरी हो गए। एक बार फिर वो कानून के शिकंजे में फंसे हैं और इस बार मामला संगीन है। जिसके ऊपर कानून की रखवाली की जिम्मेदारी हुआ करती थी, आज वो खुद कानून के घेरे में है, कानून के शिकंजे में है। प्रदीप शर्मा ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज फिर से एक बार वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। NIA को उम्मीद है कि जो मोटिव अब तक सामने नहीं आ रहा था एंटीलिया कांड का और मनसुख हिरेन के हत्याकांड का, वो मोटिव अब प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी से सामने आ जाएगा, और इस पूरी वारदात के मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा ही हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।